हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रक्चर्ड इंडेवर्स होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये कंस्ट्रक्शन होता है। तो या कोई छोटा बिल्डिंग हो या फिर बड़ा सा शॉपिंग मॉल हो, तो इन सब में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम लोग फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है उसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। मतलब कि बहुत सारे व्हीकल्स होंगे, आपके मशीनरीज होंगी, लोग होंगे, मैनेज मतलब आपके बहुत सारे मटेरियल्स हैं, फंड है, बहुत सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ता है। और ये भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं कि आपको सिर्फ एक सिंगल आप फेज में बना देंगे, उसको टाइम लगता है। उसमें टाइम लगने में आपको सारे जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है उसको हम लोग फेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फेज में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हमारे को चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। तो एक तरह से एक ये पूरा जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। तो कॉम्प्लेक्स रहता है तो जितना भी हम उसको सिंपल रखने की कोशिश करें उतना वो हम लोग ईजिली मैनेज कर पाएंगे। तो उसको सिंपल रखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए पूरी अच्छे से हम लोग को सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हम लोग करनी चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है डायरेक्ट करने का, कोऑर्डिनेट करने का ह्यूमंस को, मटेरियल को, रिसोर्सेज को, ताकि जो भी आपका जो प्रोजेक्ट का लाइफ है उसके अंदर आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, वो प्रॉपर कॉस्ट और टाइम में आप क्वालिटी के साथ आप प्रॉपर अचीव कर पाएँ सारा जो आपका ऑब्जेक्टिव था। तो एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है जिसमें आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, उसके अलावा आपको फाइनेंस, लॉ, बिजनेस, मैनेजमेंट, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग फील्ड की नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको टेक्निकल फील्ड का बस आपको टेक्निकल जो वर्क हो रहा है उसमें आपको बस ध्यान देना है, बाकी सब जो मैनेजमेंट का काम है उसको आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो एक तरह ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है और उसको लिए हम लोग को बेटर करने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल से लेकर आपका डीप नॉलेज होना चाहिए पूरे बिल्डिंग के प्रोसेस का, मतलब कि जो किस तरह से कंस्ट्रक्शन होने वाला उस चीज़ का। और हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम लोग कोई प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो एक तरह से जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो आपका जो कंबाइन करता है आपका सब पूरा जो आपका डेली का जो रूटीन होगा प्रोजेक्ट में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उसका जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर आपको जो आपको मतलब मेन टाइम में जो प्रॉब्लम आएगी तब उसको कैसे आप सॉल्व करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ों पर। तो अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट के बेसिक से कि प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है, कैसे इसका एलोकेशन होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है उसको मैनेजमेंट करने का आपको स्टार्ट शुरू से करना पड़ता है। मतलब कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन मतलब करना है कोई भी प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट जो होता है वो ऑनर का होता है, जो भी उसको ऑन करता है, जो उसको बनाना चाहता है। तो कोई भी गवर्नमेंट भी है तो गवर्नमेंट अपना कोई भी रोड प्रोजेक्ट हो गया, मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया है, कुछ भी तरह का प्रोजेक्ट है, उसको आपको वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। तो जस्ट हम लोग उसको स्टार्ट नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो उसके लिए ये देखा जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसको दिया जाए, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए काम करने के लिए। तो आप किसी को काम देने के लिए चाह रहे हैं तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक बिड कर देता है कि मतलब कि आपको कितने कॉस्ट में वो उस चीज़ों को कर सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिड, मतलब कि कितने कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में वो कर सकता है। तो बेसिकली टू टाइप के बिड्स होते हैं, जो कि फर्स्ट टाइप का जो ओपन बिड है, मतलब कि आप वो कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट है तो आप जस्ट किसी 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 अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे जाकर आप रेट लेके आप ले आ सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको आप जज कर सकते हैं कि किसको देना चाहिए। उसके अलावा क्लोज्ड बिड होता है, मतलब कि अब जो है कोई पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसके हर पार्ट के लिए अलग अलग रेट होता है। मतलब कि आपको कंक्रीटिंग का कुछ अलग रेट होगा, आपका ब्रिक वर्क का कुछ अलग रेट होगा। तो इस तरह के जो अलग अलग जो मटेरियल है, प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, उनके सब अलग अलग रेट्स होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अलग अलग रेट जो कोट कर रहे हैं जो आपका कॉन्ट्रैक्टर, वो आपका कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा अच्छा सही है रहेगा। तो वो एक्चुअली ये बहुत सारी कंपनी जब कॉन्ट्रैक्टर का अपना सीक्रेट होता है तो फिर उसको वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर या किस कम से कम कॉस्ट पर काम करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसके लिए ये सीक्रेसी रखने के लिए क्लोज्ड बिड रखा जाता है। तो क्लोज्ड बिड रखने से मतलब ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जगह, बहुत जगहों पर गवर्नमेंट इसे लेकर प्राइवेट जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें होता ये है कि ये एक टेंडर निकाल कर ये पूरा दिया जाता है कि हमको ये काम करवानी है। आप कॉन्ट्रैक्टर से पूछा जाता है कि आप इतने 30 दिन के अंदर आप अपना
बिड सबमिट कीजिए। बिड सबमिट कीजिए मतलब आप अपना रेट बताइए कि आपका क्या क्या रेट है, और उसके अलावा उसके रेट के अलावा बहुत सारी ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं आपके कंस्ट्रक्शन से ही। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जब पास्ट में ऐसा कुछ काम किया है या नहीं, कितने का काम किया हुआ है, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसका सब चीज़ का आप वहाँ से उसका हिस्ट्री से लेकर बहुत चीज़ हम लोग डिमांड करते हैं कॉन्ट्रैक्टर से। तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपना सब सारा चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन भेजा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से आप मतलब आपका प्रोजेक्ट कैसा है, आप कैसा मतलब काम करना चाहते हैं, आपके पास फंड कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको लो बिड सिलेक्शन करना है, सबसे कम चीज़ सेलेक्ट करना है, कम से कम रेट का जो भी आपको कंस्ट्रक्शन कर दे, जैसा भी कंस्ट्रक्शन कर दे वो सिलेक्ट करना है। या फिर आपको बेस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो क्वालिटी अच्छी रहने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्वालिफाइड है या नहीं, उस वैसा वो प्रोजेक्ट में काम करता है या नहीं। मतलब रोड प्रोजेक्ट के लिए आप बिल्डिंग वाले कॉन्ट्रैक्टर को नहीं हायर करेंगे, या फिर आप मेट्रो का बनवाना है तो आपको कोई इस तरह का बिल्डिंग प्रोजेक्ट या फिर डैम प्रोजेक्ट के जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उसको नहीं देंगे आप। वो देखेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन बेस्ड सिलेक्शन किया जाती है, मतलब कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो किस तरह के इंजीनियर्स रखता है, किस तरह के इंजीनियर्स हैं उनके पास, किस तरह की प्लानिंग डिजाइनिंग के एक्सपर्टाइज है, उन्होंने कैसे काम किया है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख के ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है लो बिड है आपके लो कॉस्ट के लिए, बेस्ट वैल्यू है मतलब कि आपका कितना अच्छा क्वालिटी का काम करता है, क्वालिफ़िकेशन है कि आपका किस तरह का क्वालिफ़िकेशन है, पहला किस तरह काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट अलॉट करने के बाद वो काम करने के लिए दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, उसके लिए जो अलग अलग फेजेज होते हैं, अलग फेज मतलब कि वो किस तरह से स्टार्ट कैसे हुआ, फिर इसके बाद कैसे आगे प्लानिंग की गई, डिजाइनिंग की गई, कंस्ट्रक्शन किया गया, एजुकेशन किया गया, ये सारी चीज़ें अलग अलग फेजेज में होती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट को जो है हम लोग अगर कोई किसी ने डिसाइड किया, या फिर किसी गवर्नमेंट ने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम लोग किसी लोकेशन पे हम लोग को मेट्रो रेल बनानी है, या फिर किसी दो इंटरसेक्शन है वहाँ पे हम लोग को फ्लाईओवर बनानी है। तो इस तरह से जस्ट हम लोग ये डिसाइड किया, फिर तो हम लोगों ने वहाँ पे बनाना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हम लोग जो फंड इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो फिजिएबल है या नहीं है, मतलब कि जो हम लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो ज़रूरत है भी या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो शुरू शुरू में जो करता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन करते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, फिजिबिलिटी कैसी है, कि हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो उतना फिजिबल होगा या नहीं, वहाँ पे जो मेट्रो बनेंगे या पे फ्लाईओवर बनेगा वो लोग उतना इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, या फिर से खाली मेट्रो चलेगा या फ्लाईओवर बस ओपन कर दिया जाएगा, वहाँ पे कोई व्हीकल पास ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह की फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। उसके बाद प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट बनाकर वो आगे की तरफ भेजना पड़ता है। उसके बाद जब उसकी टेक्निकल सैंक्शन कर ली जाती है कि अब हमें ये प्रोजेक्ट बनानी ही है, तो उसका टेंडर निकाल के किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, उसके लिए फ़ंड एलोकेट कर दिया जाता है। उसके बाद काम आता है प्लानिंग का, कि अब जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करनी है तो प्लानिंग कंस्ट्रक्शन किस स्टेप्स में होंगी, किस तरह से हम लोग करना है, किस तरह से आपका डे बाई डे इसमें उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब ग्रोथ होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग में क्या होता है कि ये आपका पूरा टाइम के अकॉर्डिंग किस टाइम में कितना आपका कितना पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितनी कॉस्ट आएगी, उसके लिए आपको कितना फंड रिलीज करना है, उसके लिए सारे रिसोर्सेज को आपको वहाँ पे अवेलेबल करवानी है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ठीक है, तो उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है कि आपको किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है, उसका स्कोप, उसको डॉक्यूमेंटेशन, स्टेटमेंट, सारी चीज़ें तैयार की जाती है कि क्या आपके क्या ज़रूरत है, क्या बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा मकसद में। आपको ये पूरा माइलस्टोन देखा जाता है। माइलस्टोन एक्चुअली होता ये है कि कोई भी आपका ब्रिज मतलब प्रोजेक्ट है, कोई मान के चलिए कोई ब्रिज का प्रोजेक्ट है, तो अगर आपने ब्रिज का सारा फाउंडेशन बना लिया तो उसको बोल सकते हैं एक माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया। बाद में इसका ब्रिज का पियर आपने बना लिया तो आपने दूसरा माइलस्टोन अचीव कर लिया। तो इस तरह से एक मतलब ये पता होने के लिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको कितने स्टेज में आपने कन्वर्ट मतलब कंप्लीट किया, तो एक तरह से एक सक्सेस को मेजरमेंट करने का तरीका है, एक तरह से कि माइलस्टोन हम लोग फिक्स करते हैं। इसलिए बस उसके बाद है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम लोग पार्ट वाइज ब्रेक कर लेते हैं। पार्ट वाइज ब्रेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका कौन सा पार्ट आप काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाता है वर्क करने में।
उसकी प्लानिंग करने में। तो हम लोग पार्ट वाइज कर लेते हैं कि मतलब आपको बिल्डिंग है तो उसका जो है आपका सुपर स्ट्रक्चर कौन सा है, आपका सब स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, सब स्ट्रक्चर में आपको कौन कितने कॉलम्स है, बीम है, पियर है, फाउंडेशन कैसा है, फाउंडेशन क्या, अब फाउंडेशन को अलग से कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो फाउंडेशन के लिए अलग काम करना है, आपका बीम के लिए अलग, कॉलम के लिए अलग, ब्रिक वर्क के लिए अलग, फिनिशिंग के लिए अलग। तो इस तरह से हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, वो बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। उसके बाद कम्युनिकेशन प्लान बना लिया जाता है कि आपको ग्लोबल गोल कैसे अचीव करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, किस तरह से आप लोगों से बताया डिस्कस करेंगे, कब कब आप इसको मीटिंग करके जब चेक करेंगे अपने सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें बना ली जाती है। उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए, किस तरह की सिचुएशन आए, तो किस तरह से आपको कोई भी बजट में कट करनी है या फिर किस तरह से शिफ्ट करनी है इक्विपमेंट को, रिक्वायरमेंट को, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं इसके प्रोसेस में ही। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। जब हमारा पूरा प्लानिंग हो जाती है तब एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इसमें भी जो मेन प्रोसेस होता है कि आपको मॉनिटरिंग करनी होती है, कंट्रोल करना होता है। मॉनिटरिंग मतलब कि जो काम जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग करनी चाहिए थी वो सही से हो रही है या नहीं, और नहीं हो रही है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए कि आपकी जो कोई भी काम डिले हो रही है उसको कैसे आपको टाइम पे कम करने के लिए कौन सी आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। नेक्स्ट बात कर ली जाए परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की। तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो सही है, चल रहा है नहीं, वो सारी मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल से लेकर आपका अब कहीं पे एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं लग रहा है, कहीं एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें जब नोट डाउन कर किया जाता है और उसके जो रीजन है वो भी नोट डाउन कर लिया जाता है। बाद में लास्ट में जब क्लोजिंग हो जाती है, पूरा जो प्रोजेक्ट के सारा जो स्टेप्स है, फेजेज है, सारे एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद पूरा ये ऑनर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। और उसके बाद देखा जाता है कि आपका जो एस्टिमेट किया गया था और जो फाइनल बजट है वो तो डिवेट तो करेगा ही, लेकिन कितना कर रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, कहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, अब फिर उसका जो आपका जो फीडबैक मिलता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर के प्रोजेक्ट में, तो ताकि आप उस तरह की कोई गलतियाँ ना करें। तो हमेशा कुछ ना कुछ आपका ये मतलब प्लस माइनस तो होता ही रहता है, मतलब तो उसके लिए चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं स्टेजेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो अब बात कर रहे हैं हम जस्ट कि कंस्ट्रक्शन करने के मतलब एग्जीक्यूशन के पार्ट के बारे में, ठीक है। तो उसमें आपका आता है आपको जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम लोग मेनली करते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब एक तरह से ये अ, एक प्लानिंग का पार्ट ही होता है, मतलब कि किस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन आपको लुक वाइज दिखेगा, किस तरह आपका कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें प्लानिंग इसमें हम लोग करते हैं। साथ में इसके बाद फिजिबिलिटी, डिज़ाइन डेवलपमेंट, सारा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाना या फिर सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। उसके बाद चलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन की। प्री कंस्ट्रक्शन में जो है क्लाइंट है कॉन्ट्रैक्टर से मतलब बिडिंग प्रोसेस के थ्रू मिलता है, उसके बाद जानता है उसका सारा क्या किस रेट में वो प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके बाद क्या क्या चीज़ें उसको मतलब सारा जो मतलब आपका जो पेपर वर्क है कंप्लीट कर लिया जाता है कि किस कॉन्ट्रैक्टर को आपको ये सारी सारी चीज़ें देनी है। उसके बाद चलते हैं कि हम लोग जो साइट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो उसमें साइट इन्वेस्टिगेशन की जाती है, बस सारी चीज़ें देखी जाती है वहाँ की कि जो वहाँ कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहाँ सही है या नहीं, और सारी मतलब कि वहाँ के जॉब के जो साइट का जो सिचुएशन है वो सारी चीज़ें सर्वे कर ली जाती है। उसके बाद और वहाँ सारी चीज़ समझ के उसके बाद की जाती है प्रोक्योरमेंट, मतलब कि अब सारी चीज़ देख ली गई, जो है साइट को विजिट कर ली गई, वहाँ पे जो साइट क्लियरेंस करना था वो क्लियर कर लिया गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग प्रोक्योरमेंट में। उसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट होती है लेबर, इक्विपमेंट, मटेरियल से लेकर जो सारी मशीनरी जो है सारा इक्विपमेंट वहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद चलते हैं कंस्ट्रक्शन फेज में, जहाँ पे हम लोग को उसका रेगुलर जो है वहाँ पे साइट मैनेजर को मतलब वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है, और सारी जो है इक्विपमेंट्स के साथ साथ सारे जो रिसोर्सेज के साथ साथ हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद धीरे सारा जो कंस्ट्रक्शन करने होता था कंप्लीट किया था अलग अलग स्टेज वाइज माइलस्टोन को अचीव करते हुए। फिर उसके बाद जो है ऑनर को, और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर ऑनर को हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं, और ये इस तरह से हमारा जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। इस तरह के ये डिफरेंट स्टेजेस थे। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग को जो मैनेजमेंट करनी है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, तो उसके जो क्या मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं। तो वैसे एक्चुअली तो ये बहुत ही ये लेंदी प्रोसेस है और ये बहुत वास्ट फील्ड है, क्योंकि इसके जो है कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे स्टेप्स से लेकर आपके बहुत सारे जो स्टेजेस है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो किस तरह से हैंडल करना चाहिए,
किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो इसका आपको एक पूरा कोर्स तो अलग अलग पढ़ना ही है, लेकिन इसके लिए आपको हायर स्टडी में भी आप जाएंगे तो इसके लिए अलग अलग डिफरेंट मतलब मास्टर लेवल के कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं किस तरह से मैनेजमेंट की जाती है किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की। तो एक तरह से मतलब इस बहुत छोटा टॉपिक है नहीं, तो इसलिए मैं छोटा टॉपिक में मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए जस्ट मैं डिस्कस कर रहे हैं कुछ छोटे मोटे टूल्स के बारे में। एक्चुअली इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, इस तरह बहुत सारी रिसर्चेज की जाती है, क्योंकि कोई भी बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा सा भी डिले हो जाता होगा तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट बियर करना पड़ जाएगा। तो एक बड़ी बड़ी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन करती है उनको इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपको सारे सारे जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट करना होता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट जो टूल्स है वो डिफरेंट होती हैं। तो हम लोग जैसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक जो है कि हम लोग को सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन पर में आप देखेंगे तो वहाँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको हमेशा रहेगा कि आपको मिलेगा कि ताकि आप काम को सिलसिलेवार ढंग से समझ सकें कि आपका फाउंडेशन का काम अलग है, इंटीरियर अलग है, एक्सटीरियर अलग है। फाउंडेशन में एक्सकैवेशन कंस्ट्रक्शन फुटर्स कंक्रीट का जो है काम रेनफोर्समेंट का काम है वो अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया था ताकि आपको समझने में काम करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लीजिए ग्रांट चार्ट की। तो ग्रांट चार्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब शुरू से लेकर हम लास्ट में तक इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक ये आपका टूल्स है। इसमें दिख रहा था कि आपको डेट वाइज सारा कैसे कैसे मैनेजमेंट करना है वो दिया था कि फर्स्ट में ग्रेडिंग करनी है, मतलब साइट को क्लियर करना है, फाउंडेशन कराना है, फ्रेम स्टार्ट करना है, डोर विंडोज करना है, रूफिंग करना है। ये सारी चीज़ें मतलब स्टेप वाइज ये रहती है। पहले क्या करना है, बाद में कम कर 17 18 19 तारीख को क्या करना है, 20 तारीख को क्या करना है, 21वें दिन क्या करना है, 24वें दिन क्या करना है। इस तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम आ जाती है तो ये थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है, कुछ डिले हो जाती है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो ये ग्रैंड चार्ट भी बनाई जाती है और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स आते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसके थ्रू हम लोग इस सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। अब बात कर लेते हैं कस्टमर मैनेजमेंट टेक्निक्स की, जो कि एक टेक्निक है जो बोलते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो जैसा कि नाम है उसका कि प्रोग्राम को हम लोग इवैल्यूएट करना है उसके बाद रिव्यू करना है। एक्चुअली ये वैसे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि हम लोग को पता नहीं होता है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगेगा। मतलब कि नई कंस्ट्रक्शन करना हो या फिर वैसे जगह पर आपको काम करना हो जहाँ पे वो चैलेंजिंग हो, वहाँ पे किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता हो। तो उसमें होता ये है कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसकी जो टाइमिंग है वो वैरी कर सकती है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पर्ट टेक्निक, जो कि बोलता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। एक्चुअली ये एक तरह का एक्टिविटी मतलब ये जो टेक्निक है ये आपका इस्तेमाल किया जाता है प्लानिंग के लिए, अरेंज करने के लिए, शेड्यूलिंग के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए और ओवरऑल प्रोजेक्ट को गवर्न करने के लिए कि किस तरह से काम करना है, हम लोग को किस तरह की चीज़ों को लेकर चलना है कि हम लोग को कोई भी मशीनरी है, कोई भी मटेरियल्स है, कोई भी लेबर है, वो किस टाइम तक के लिए हायर करना है। उसके लिए प्रोजेक्ट को जो प्लानिंग करनी होती है उसको मतलब कि अगर आपको कोई मतलब एक्सकवेशन करना है, खुदाई करनी है, तो खुदाई करने के लिए जो मशीनरी चाहिए वो कितने टाइम के लिए चाहिए उसकी वो प्लानिंग करनी है। तो आपको पता होगा तब तो आप कहाँ पे उसके लिए हायर करेंगे उतने दिनों के लिए कि वो कितना टाइम में आप खुदाई कर लेंगे। अगर हो सकता है कि जो एक्सकवेशन का काम है, खुदाई का काम है, आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला हो तो आप कम दिन के लिए आप उसमें हायर किया हुआ है तो क्या होगा, आपके पास प्रेशर बनेगा या फिर बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको उसका इस्तेमाल करने में। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम उसको ये जान लें कि हमारे कितना टाइम लगने वाला है। तो कितना टाइम लगने वाला है वो पता नहीं, क्योंकि वहाँ जगह चैलेंजिंग है या फिर वहाँ पे वो आपका जो प्रोजेक्ट ही नया है उस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको है नहीं। तो उसको हम लोग ये लेके चलते हैं कि हमारे दो या हम लोग एक लेके चलते हैं कि उसका अगर हम लोग सब कुछ सही रहे तो कितना टाइम लगेगा, अगर बद से बदतर सिचुएशन रहे तो कितना टाइम लगेगा। और फिर थर्ड हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना लगे, मतलब ये आपका मीडियम कितना टाइम लगेगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये लेके चलते हैं ताकि हम लोग को उस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो भी मशीनरी जो भी रिसोर्सेस है वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो शेड्यूलिंग होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है ताकि हम लोग प्रोजेक्ट को टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो ये प्रोजेक्ट ही नया होता है। तो ये आपका इसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो भी वर्क है उसको ब्रेकडाउन करते हैं। उसके बाद गैंट चार्ट के थ्रू हम लोग सारी एक्टिविटी को समझते हैं, उसका इंडिपेंडेंसी कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है उसको हम लोग निकालते हैं, उसका एक तरह से नेटवर्क बनाते हैं कि आपका जो है
प्रोजेक्ट है वो किस तरह से स्टार्ट होगा, किस तरह से आपका मूव करेगा, कि आपका एक्टिविटी जो है आपका पी एक्टिविटी क्या करनी है, क्यू एक्टिविटी करनी। एक्टिविटी मतलब कि कोई काम करना है, कोई प्रोसेस करना है, आपको खुदाई करनी है, एक्सकवेशन करना है, सारा ये एक्टिविटी में आएगी। पी क्यू आर एस कितना टाइम लगता है, 2 वीक लगेगा, 3 वीक लगेगा। तो इस तरह से हम लोग प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितना वीक लग सकते हैं, कितना दिन टाइम लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है एक तरह से ध्यान रखिएगा, ये इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। मतलब कि हम लोग को ये पहला माइलस्टोन अपने कब अचीव करना है, दूसरा कब अचीव करना है, तो हम लोग का ये इवेंट हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते, कैसे काम करना है उसको ध्यान नहीं देना है, कि उसमें काम में आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। हम लोग को ध्यान देना होता है कि जो इवेंट है, फर्स्ट इवेंट कब है, सेकंड इवेंट कब है, थर्ड इवेंट कब है, या फाइनल इवेंट कब है आपका, कब आपका पूरा कंप्लीट करना है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं इवेंट को लेके ध्यान में रख लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं, एक्टिविटी कम लग गया, टाइम लग गया, ज़्यादा लग गया, उसको मैनेज करना होता है सारे इवेंट से लेकर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये जो है प्रोजेक्ट को, उसके जो नोट्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग शो करते हैं। नोट्स में होता है इवेंट, और आपका इसमें लाइन जो एरो होता है उससे शो करते हैं हम लोग एक्टिविटी। तो उसके अकॉर्डिंग अर्लीस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम हम लोग निकालते हैं कि आप कब से कब शुरू में, मतलब कोई भी एक्टिविटी कब आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर लेट करें तो तब कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, निकालना पड़ता है। इसको डिटेल में आपको अलग से, आप कस्टमर प्लानिंग मैनेजमेंट के बारे में जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे अलग, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक टेक्निक है नेक्स्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये आपका एल्गोरिदम बेस्ड टेक्निक है, जो इसमें प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसमें हमारा जो होता है कि अगर इस तरह की एक्टिविटी आपने पहले की हुई है, इस तरह कंस्ट्रक्शन आपने पहले किया हुआ है, तो उस तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो इसमें होता है कि एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो है वो फिक्स होता है, वो मालूम होता है कि हम लोग इतने दिन में इसको काम कर लेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक्चुअली ये आपका जो हम लोग एक्टिविटी भी ज़्यादा ध्यान देते हैं कि एक्टिविटी को कैसे हम लोग कंट्रोल करना है। तो एक्टिविटी बेस्ड ये मेथड है, और इसमें जो है मेजरली हम लोग ध्यान देते हैं कि कौन आपका क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है, हम लोग इसमें बहुत स्मॉल या स्मॉल साइज का ये बनाया हुआ है एरो और इवेंट के लिए। तो इसमें फिर से हम लोग जो है इवेंट को जो है हम लोग एरो से शो करते हैं, और एक्टिविटी को यहाँ पे नोट्स से। तो हम लोग को ये एक्टिविटी करनी है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3-3-1, मतलब कि आपको ये 7 वीक लगने वाला है। इसमें आपको लगभग 8 वीक लग जाएगा, इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो ये 4 वीक लगने वाला है। तो मैक्सिमम आपका टाइम लगने वाला है इस लाइन में, ठीक है। तो इस लाइन में जो है ये एक्टिविटीज़ है, पहले पी कंप्लीट करना है, फिर आर, फिर यू, तब फिनिश होगा। यहाँ पे फिर स्टार्ट जब करेंगे तो आपको यहाँ पे क्यू टी तब वी को कंप्लीट करना पड़ता है। तो मेजरली अगर आपका पी आर यू वाले जो पाथ है वो क्रिटिकल होता है, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम टाइम लगने वाला होता है। तो उसमें एक दिन की भी अगर कमी होगी तो पूरा प्रोजेक्ट आपका डिले हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं पी आर यू जो वाला जो एक्टिविटीज़ है उस पर बेसिकली फोकस करते हैं कि वो लेट ना हो। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे लेट हो जाए तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग ध्यान देते हैं जो आपका क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल मतलब जो एक्टिविटीज़ है उस पर ध्यान देते हैं। तो ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड आपका टेक्निक होती है। तो ये हमारा आता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये एक तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टेक्निक है, ठीक है। अभी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है वो है लीन कंस्ट्रक्शन। ये एक्चुअली फिलोसफिकल वे है। लीन का मतलब समझ लीजिए आप पहले कि बेसिकली अगर कोई, मतलब लीन को हम लोग बोलते हैं पतले के रेफरेंस में बोलते हैं, कि कोई अगर पर्सन है उसको हम लोग लीन कब बोलेंगे। तो लीन का मतलब ये नहीं होता है कि वो आदमी दुबला है, ठीक है। कोई भी पर्सन है तो उसमें जो है अगर वो, उसके पास जितनी मतलब मसल्स होनी चाहिए, जितना बोन्स होना चाहिए उतना सफिशिएंट है, तो उसको हम लोग लीन बोलेंगे, क्योंकि वो के पास सफिशिएंट सब सारी चीज़ें हैं। मतलब जो भी आपका रिक्वायरमेंट उतना है तो आपको बोलेंगे लीन। लेकिन अगर उसके पास एक्स्ट्रा मतलब फ़ैट है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ़ैट हो गया है, मतलब थिक है वो। और अगर उसके पास लीन से भी मतलब जो जितना ज़रूरत है उससे भी कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं थिन। तो एक्चुअली लीन का मतलब होता है जितना आपके पास ज़रूरत हो उतनी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा चीज़ को रिमूव करना है, ठीक है। तो लीन कंस्ट्रक्शन के पीछे का जो फिलॉसफी ये है कि हम लोग का जो भी वेस्टेज चीज़ है, जो ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग को रिमूव कर देना है, ताकि हम लोग को कॉस्ट बचा सकें। मतलब कि हम लोग को मेनली फोकस करना पड़ता है कॉस्ट पर, एक्सपेंडिचर पर।
आपके गोल पर कि हमारा जो लास्ट जो कस्टमर को क्या मिलने वाला है, कस्टमर को को बेनिफिट जो मिलने वाला है, उसमें अगर कोई भी आपको एक्टिविटी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। जो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम लोग बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ है इसमें इस्तेमाल की जाती है कि जो आपको कस्टमर की ज़रूरत है ही नहीं, जो भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं किसी को, तो उस पे हम लोग खर्च करके सोच करके कि अपना टाइम वेस्ट या फिर फंड इन्वेस्ट करने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसमें मेनली जो है ये कस्टमर फर्म में हम लोग इस्तेमाल करने वाली टेक्निक है जिसमें हम लोग को मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ द कस्टमर वाइल मिनिमाइज द वेस्टिंग। हम वेस्ट को मिनिमाइज करना है और वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोच सिंपल और अट्रैक्टिव होता है इंडस्ट्री में, ताकि हम लोग बजट को टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोजेक्ट को हम लोग मैनेज करते हैं। और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो देख के चलते हैं कि कहाँ पे आपको कहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा प्रिंसिपल यही है कि आपको कॉस्ट को लो करना है, रिड्यूस कंस्ट्रक्ट टाइम को कम करना है, आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इन्हें एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो इसमें जो है आइडेंटिफाई द वैल्यू फॉर द फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मेन प्रोसेस होता है कि आप पहले आइडेंटिफाई तो करें कि आपका कस्टमर का नीड क्या है, आपको चाहिए क्या आपको कस्टमर को। तो उसके लिए हम लोग पूरा ये जो भी आपके जो वहाँ पर इसके स्टेक होल्डर्स है, ऑनर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जनरल कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, उसकी प्रॉपर मीटिंग रखते हैं टाइम टू, उसमें डिस्कस की जाती है, सब चीज़ों को देखी जाती है कि आपको जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बेसिक पर्पस क्या है। उसके बाद जो भी मतलब फालतू के जो भी एक्स्ट्रा जो भी वेस्टेज चीज़ है उसको हम लोग को रिमूव करने की कोशिश की जाती है ताकि उसमें कम से कम कॉस्ट आ सके, कम से कम टाइम में बनाई जा सके। नेक्स्ट है डिफाइनिंग द वैल्यू अपस्ट्रीम। इसके बाद है कि आपका जो भी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कस्टमर के मतलब पर्सपेक्टिव से उसको प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड कर रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना है, ताकि वो चाहे वो लेबर हो, इन्फॉर्मेशन हो, इक्विपमेंट हो, मटेरियल हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसमें किसी तरह की कमी नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली लीन कस्टमर का मकसद ही होता है कि वेस्टेज को एलिमिनेट कर दी जाए। तो वेस्टेज को एलिमिनेट करने के लिए हमारे टारगेट क्या क्या हैं, तो मेजर वेस्ट जो है वो कौन कौन से हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपका डिफेक्ट्स, तो जो भी कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का डिफेक्ट आ जा रहा है, तो अगर फर्स्ट टाइम में आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डिफेक्ट को आपको मैनेज करने के लिए आपको दोबारा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो इस तरह की नौबत ना आए तो आप इस तरह के वेस्टेज को आप बचा सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन, मतलब कि ये ज़रूरत है भी नहीं फिर भी हम अब प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, तो उस तरह की सिचुएशन में बचना चाहिए कि मतलब कि आपने कंक्रीटिंग करनी है, कंक्रीट के लिए आप फिर मशीनरी से आपने बहुत ज़्यादा कंक्रीट बना लिया, आपको कहीं पे भी आपको खर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं आपको मतलब हटाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस तरह के ओवर प्रोडक्शन से बचना चाहिए। नेक्स्ट है वेटिंग, और ये भी सिचुएशन में बचना चाहिए कि हमको वेट करना पड़ जाए कि कंस्ट्रक्शन के लिए सारे लेबर वर्कर सब कुछ मशीनरी सब कुछ यहाँ पे तैयार है पर आपके पास सीमेंट ख़त्म हो गई है। तो इस तरह की वेटिंग ऐसे वाले सिचुएशन से भी आपको टाइम तो वेस्ट होता ही है। नेक्स्ट है नॉट यूटिलाइजिंग टैलेंट, मतलब कि आपने कोई भी अपने वर्कर्स को आप हायर कर लिया, आप उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, आपको बिना मतलब कि आपको उसको पैसे पैसे पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोई सिंपल काम लगाए हुए हैं। तो इस तरह के टैलेंट को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते रहना चाहिए कि आपको जो जिस काम के लायक है, जिस तरह का राइट जॉब उसके लायक टैलेंट के अकॉर्डिंग ही काम देते हैं, टैलेंट कहीं पे वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर मटेरियल को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं साइट पे और जब ज़रूरत नहीं है तब भी हम लोग वहाँ पर पहुँचा देते हैं, तो ये अननेसेसरी पहुँचाने से वजह से आपको आपको मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, तो आपका जो भी आपने जमा कर रखा हुआ है सामान सबको, तो जो ज़रूरत नहीं है आपको 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद ज़रूरत, 3 सप्ताह बाद ज़रूरत होता है, फिर भी आपको पड़ा हुआ है, तो इस तरह से मतलब जमा होने से बचना चाहिए, ताकि क्योंकि आपका स्पेस भी बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है मोशन, कि मूवमेंट अगर बहुत होता रहता है, मतलब कि आपका वह काम कहीं और हो रहा है और मटेरियल कहीं और रखा हुआ है, तो बार बार मूवमेंट करना पड़ रहा है वर्कर्स को, तो इतना मूवमेंट करने से भी आप टाइम कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओवर प्रोसेसिंग, मतलब कि आपको जो काम करना है उसको काम करने के लिए आपको जो सही सही सिचुएशन है, सही प्रोसेस है, उसके बजाय आप और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ओवर प्रोसेस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ सकता है। तो ओवर प्रोसेसिंग से बचना चाहिए। तो ये सारे जो डिफरेंट फील्ड है उस पर आपको काम करके हम लोग को वेस्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्लो ऑफ वर्क प्रोसेस। तो लीन कस्टमर का मेन प्रोसेस है कि अब पर्पस तो हमारा है वेस्ट को मिनिमाइज करना,
तो हमारा जो भी मैनेजमेंट है इस तरह से करनी चाहिए कि जो भी वर्क हो रहा है वो प्रॉपर कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड वर्क फ्लो होता रहे, जो कि भरोसेमंद हो और प्रेडिक्टेबल हो, प्रेडिक्ट कर सके कि अब कब किस टाइम में कितना कास्टिंग हो जाएगी, कितना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इस तरह की अगर सिचुएशन है, अगर पूरा कम्युनिकेशन पूरी तरह से क्लियर है, सारी चीज़ें अगर सही चल रही है, कहीं भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका एक तरह से बेस्ट लीन कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पूल प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। तो आपको प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए इसमें लीन कंस्ट्रक्शन में, ताकि आपको कोई भी काम सही से और सही टाइम पे और सही कम कॉस्ट में कर सके। उसके बाद आती है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो हम लोग जो भी प्रोसेस से काम कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन हम लोगों को मैनेज किया हुआ है हम लोगों ने, तो उसमें लीन फिलॉसफी में है कि हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो कहीं वेस्टेज हो भी रही है तो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उस चीज़ से हम सीख भी रहे हैं। जो भी जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए हम लोग ये सिक्योर कर रहे हैं कि इस तरह की जो बाद में प्रॉब्लम्स आएगी तो उससे कैसे हम लोग करेंगे। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी करना है, तो हम लोग को लीन अप्रोच में हम लोग को हमेशा फोकस करना है कि हम लोग जो चैलेंजेस है वो लेते रहें और टाइम टू टाइम उसको मैनेज करने के साथ साथ उसके जो लोग लर्निंग कर रहे हैं उसको बाद में अप्लाई करके उसको इम्प्रूवमेंट भी करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉपिक का कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब बाकी रह गई है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हमारे की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसे मैनेज की जाए, कैसे इसका हेल्थ और जो सेफ्टी एस्पेक्ट है उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।